को पावर्ड बाय सलूजा गोल्ड। कमलेश ताऊ आ गए हैं, आइए ना। मैं आपके नाम की घोषणा अभी 2 मिनट पहले जस्ट मैंने की है। पीले चावल मैंने भेज दिए। हे प्रभु, हे कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? जोड़ा मसला फूल गिर गया मेरा। ये झालमुड़ी की लहर। हाँ, हालांकि झालमुड़ी को हम बहुत ज्यादा क्रेडिट हाँ, देते हैं। तो ये होता है, टीवी हमेशा कुछ सिंबल खोजता है मीडिया। 15 साल के बाद परोठा क्या बोले पराठा बदलता है। पलट दिया। हाँ, इधर आ जाइए। तो ताऊ आए हैं, ताऊ से। पर पश्चिम बंगाल सबसे मतलब 190 थोड़ा आश्चर्यजनक है कि 148 तक जब तक दिख रहा था फाइट लग रहा था। 190 तो एक बड़ी मेजॉरिटी। अब तो कुछ चेंज होने की संभावना नहीं है। हाँ, अब ये मान कर चलना पड़ेगा कि बंगाल में परिवर्तन हो चुका है। हाँ। और टीएमसी अब घट ही रहा है। 128 थी, 113 हुई, हाँ, 102 हुई, अब थोड़ा ही डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो पाएगा। जितना बदलाव है जो अब नंबर है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी ना 3-4% के आसपास जाके अटक गई है। हाँ, जो डिफरेंस है दोनों के difference है बीच में, 4%। अब जो है वो सेटल्ड है, समझिए एक तरह से। तो बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। और केंद्र की राजनीति पर इसका असर, हम आज सुबह जब चुनाव नतीजे आने वाले थे तो दिल्ली में बारिश हो रही थी। तो उसको कहा गया कि इंद्रदेव कुछ शुरू में अपना अभी प्रसाद दे रहे हैं। पर दिल्ली की राजनीति में असर तो पड़ेगा ही इसका। कि एक असर तो ये है कि ममता बनर्जी अब उस तरह से दावेदारी नहीं ठोक पाएंगी अपोजिशन के अलायंस की लीडर के तौर अगर पर। वो जीत जाती तो इंडिया अलायंस की लीडरशिप की उनकी जो क्लेम है वो बहुत मजबूत हो जाती। पर वो ममता बनर्जी के लिए ये बड़ा लॉस है। बाकी तो केंद्र में जो उनके बहुत वोकल एमपीज हैं वो करते रहेंगे अपना जो उनका है, जो अपोजिशन है। रजत सेठी आ गए हमारे साथ। रजत से हमने इस शुक्रवार को नेता नगरी में बात की थी और इन्होंने ये बताया था कि हेमंत बिस्व शर्मा ने असम में किस तरीके से अपना जनाधार बनाया, क्या उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। पर पश्चिम बंगाल से शुरुआत पहले आपने कल ये कहा था कि थोड़ा सा रेस्ट्रेंट के साथ एक्साइटमेंट है। वो वैसा वाला एक्साइटमेंट नहीं है बीजेपी कार्यकर्ताओं में कि वो एक बड़ी मेजॉरिटी की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, एक्साइटमेंट है बट थोड़ा सा उसमें वो है। अब तो 190 के आसपास बीजेपी पहुंचती हुई दिख रही है। नहीं, देखिए, पहली चीज़ जो इतना थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली इतना मुश्किल और लगभग असंभव चैलेंज था बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने, तो बहुत दिनों से प्रयास तो चल रहा था कि क्या वो हो पाएगा। क्योंकि जो 2021 में हुआ था, उम्मीदें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी बट सीटें नहीं आई। तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि जिस तरह से मुस्लिम कंसोलिडेशन होता है तो ममता दीदी 0 से नहीं शुरू करती हैं, 30% से शुरू करती हैं वोट शेयर को, उनको 10% ऐड करने हैं। तो मैथमेटिकली इतना मुश्किल होता है। आज ही मैं सवेरे टाइम्स ऑफ इंडिया में स्वामीनाथन अय्यर का आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने कहा कि कोई हालत में बीजेपी नहीं जीत सकती क्योंकि अरिथमेटिक लार्ज स्केल पे ऐसी है कि आप जीत ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है ये जो संशय था ये कार्यकर्ताओं में हमेशा से रहा, इसलिए उन्होंने शायद ज़्यादा मेहनत भी करी। बट इस हाउ वुड यू एड्रेस दिस अरिथमेटिक क्वेश्चन कि ये तो बात है ना कि अच्छा गणित तो समझाइए साहब, हुआ क्या। अभी हम थोड़ा और शाम तक वेट करेंगे। मैं भी मैप दिखा रहा था कि वो अब सिर्फ नॉर्थ बंगाल की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। नॉर्थ में तो है ही, जो जंगल महल का इलाका है, जो ओडिशा और झारखंड और बिहार से सटा हुआ इलाका है, वहाँ तो क्लीन स्वीप है। साउथ में भी इवन मुर्शिदाबाद और मालदा के भी छोटे छोटे पॉकेट्स में, नॉर्थ और साउथ 24 परगना में, हाँ। बहुत मुश्किल था क्रैक करना। वो उन्होंने क्रैक कर लिया है। मैं मैथ की बात करूंगा, चूंकि हम लोग रैशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों के साथ एक समस्या होती है, ज्यादा गणित, वो रैशनल हो जाते हैं तो उनको गणित आती है। तो हमको भी लगता था कि यार जमीन से जो आवाज आ रही है वो दूसरी है, पर मैथ इज नॉट मैथिंग। ये अटका हुआ था यार, कैसे होगा, ये लोग बोल रहे हैं। हो सकता है मैं कम लोगों से मिला हूँ, है ना, या जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोलेंगे वो शायद तृणमूल को वोट दे रहे हैं। तो गणित और पर इलेक्शन जो है ना वो जीवन का बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और आदमी कोई भी बड़ा डिसीजन सेंस से नहीं लेता है, दिमाग से नहीं लेता, कोई इमोशन से लेता है। इमोशन से लेता है। इलेक्शन में वोट करना एक इमोशनल चीज है, क्योंकि वो राइट से रिलेटेड है कि ये मुझे 5 साल में एक बार मौका मिलता है, तो उस पर उसका दिल हावी होता है, दिमाग नहीं। तो जितने लोग बोल रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि यार गणित नहीं बैठ रहा है, बोल रहे हैं, इनका क्या भरोसा है। बट आई थिंक वो जो इमोशन था, वो जो नीड फॉर चेंज था, क्रेविंग थी एक, कि 15 साल हो गए, बहुत लंबा ममता बनर्जी का शासन काल रहा है, तो परिवर्तन जिसको बोलते हैं
अभी भी ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि एक टीवी चैनल पे चल रहा है उनका कि जीत का दावा किया है, अंतिम राउंड के बाद अभी वो बात तो होते रहना चाहिए। एक कहानी बताता हूँ। एक हमारे साथी पत्रकार हैं, एक आता है वॉक्स पॉप जर्नलिज्म शुरू हुआ है, तो उसमें आप जाइए 10-15 आदमी को बैठाइए और बात कर लीजिए। तो जितने भी आदमी बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि परिवर्तन ये नहीं हुआ, डर लगता है, ये सब कहानी। जब उनसे पूछते थे तो चूंकि उनके मन में बैठा हुआ कि बंगाल में बीजेपी कैसे जीत सकती, तो कहते नहीं, ममता की सरकार आएगी। अरे भैया, वो जो ताऊ अभी कह रहे थे ना, सोचने का तरीका, वो जो पोल एनालिस्ट पहले होते थे ना, बिहार 20% मुस्लिम 12% यादव, यहीं से शुरू होता है, बीजेपी की कोई संभावना। अरे भाई, बदल लीजिए खांचे को, तोड़ के फेंक दीजिए। एक नई बीजेपी है, उसने एक नया तरीका बनाया है, उसने नए समीकरण बिछाया है, उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, और वो दिख रहा है मुझे लगता है बंगाल तो में। ये वो एरिथमेटिक से अधिक सेंटिमेंट का चुनाव कि ममता बनर्जी को पहले सत्ता से हटाया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि एक बड़ा रोचक सी चीज़ हुई है। बंगाल में दो तरह के हिंदू हैं। एक है रूरल हिंदू, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में भी उनके ऊपर स्वे किया, जो एक राष्ट्रीय हिंदू प्रोजेक्ट के तहत आप उनको मान सकते हैं। जो जंगल ग्राम का आप क्षेत्र बोल रहे हैं, मेदिनीपुर वगैरह, इस बेल्ट में तो ये था कि ये स्वीप करेगी बीजेपी, छोटा मोटा मार्जिन नहीं, हैवी मार्जिन से जीतेगी। और नॉर्थ बंगाल तो था ही। दूसरा जो हिंदू है वो बंगाली भद्रलोक हिंदू है, जो कि कैपेसिडेंसी एरिया में है। वो अपने आप को एक बंगाली एलीट मानता है, कल्चरली अपने आप को एलीट मानता है, और वो बीजेपी को हमेशा से सोचता था ये पार्टी हमसे थोड़ा सा दूर है, कल्चरली डिस्टेंट है। और मेरे जो इंडिया टुडे पे हम लोग एनालिसिस करते थे, जब ये प्रेसिडेंसी एरिया हिलेगा, सिर्फ तभी और सिर्फ तभी ममता बनर्जी हार सकती हैं, और कोई तरीका नहीं है। और उसके लिए ये जो बंगाली एलीट माइंडसेट वाला जो हिंदू है, ये भी जब तरस आ जाएगा ममता दीदी के राज से, तब जाके आप देखेंगे कि ये बदलना शुरू होगा। देखिए, मेरी पढ़ाई खड़गपुर में हुई है, और मैं काफ़ी इन सिंक रहता हूँ। ये जो बंगाली अड्डे बनते हैं, जिसमें कि ये लोग मंडली बिठा के चाय के ऊपर चर्चा करते हैं, वहाँ के मिडिल क्लास के और थोड़े से बुजुर्ग, थोड़े से मीडियम एज के लोग, इनमें ना पिछले 2 हफ्तों से चुनाव के, जब इनका चुनाव लास्ट फेज में हुआ, 2 हफ्ते पहले ना वहाँ से कुछ कुछ खबर जो है आने लगी कि एक इंटरनलाइजेशन हुआ कि हाँ, बदलाव हो सकता है। वहाँ से थोड़ा सा ये रियलाइजेशन हुआ, वरना ये लोग जो कल्चरली एक्सेप्टेंस नहीं मान रहे थे बीजेपी का, वहाँ की जो इंटेलिजेंसिया है, वो लोग बोलने लगे कि नहीं, कुछ तो बदल रहा है। और ये जो बदलाव की जो लहर शुरू हुई फेज 1 से, वो इतनी इंटेंसली आके हावड़ा हुगली की गंगा के ऊपर बहने लगी कि वहाँ से ये अड्डों में बातचीत बदलना शुरू हुई। और मुझे लगता है कि ये, अगर आप देखेंगे प्रेसिडेंसी क्षेत्र में 100 के ऊपर सीटें हैं, बीजेपी को 10 सीटें आई थी मात्र। इस बार 110 सीटों में से बीजेपी के पास 60 सीटें आ रही हैं। तो इन्होंने ये जो किला भेदा, जो डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ा, वो ये भाईपो का जो ये मॉडल बना के बैठे थे डायमंड हार्बर, इसको ध्वस्त किया। यहीं से जो है बीजेपी को चाबी मिली है सत्ता की। पर ये बताइए कि इसकी एक व्याख्या ये भी है कि ये भद्रलोक की टैक्टिकल वोटिंग है, क्योंकि उन्हें ममता बनर्जी से ज़्यादा चिढ़ थी और ममता बनर्जी को हटाना था। और इस बार जो है ममता बनर्जी लाइव हैं। अच्छा, एक बार सुन ले, बाइट है। अच्छा, মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্ত পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। बनर्जी ये कह रही हैं बांग्ला भाषा में कि 3-4 राउंड की काउंटिंग है, अभी जब तक आखिरी राउंड की काउंटिंग नहीं होगी, 13% वोट गिने गए, जब तक नहीं होगा तब तक अभी मैं हार नहीं मानूंगी। मैं ये कह रहा था कि एक इंटरप्रिटेशन है, इंटरेस्टिंग है, कि ये एक टैक्टिकल मूव है। वो भद्रलोक की सबसे पसंदीदा पार्टी ना लेफ्ट है, और वो पहले ममता बनर्जी को रास्ते से बाहर निकालना चाहते हैं। उसके लिए एक टैक्टिकल वोटिंग की गई बीजेपी को। अब इसके बाद आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी और लेफ्ट वहां पर लड़ाई करेंगे, ऐसी उनकी सदिच्छा है। आई डोंट नो, मतलब ये नाक सीधे पकड़ने के, घुमा के पकड़ने का क्या तर्क है, मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, इस तरह के तर्क मैंने त्रिपुरा में सुने, और त्रिपुरा का कैंपेन मैंने लीड किया, तो वहाँ पे भी इंटेलिजेंसिया है, बंगाली इंटेलिजेंसिया है, लेफ्ट के प्रेमी लोग हैं। मैंने देखा कि जिस दिन जैसे जैसे पोल होता चला जा रहा था, लाल गमछे उतर रहे थे, भगवा गमछे चढ़ रहे थे। जिनकी एक दिन पहले की फोटो थी, कम्युनिस्ट के पार्टी के ऑफिस में बैठे हैं, अगले दिन आके भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में गुलाल लगा रहे हैं। तो ये होता है, आप देखेंगे कि इंस्टेंट चेंज होता है। और यहीं पे जो अभी ममता दीदी की जो बाइट है, उनको ये लग रहा है इन द काउंटिंग प्रोसेस बदलाव ना होने लग जाए, कि उन्हीं के कार्डर उन्हीं को डिजर्ट करने लगे और दूसरी तरफ जाने लगे। तो मुझे लगता है इसलिए वो डर रही हैं। पर अच्छा, एक चीज में ये इंटरेस्टिंग है, जो त्रिपुरा का भी आपने उदाहरण दिया। एक लेफ्ट के वोटर को, जो समर्पित वोटर है, जो आइडियोलॉजी में, ये मार्क्स को पढ़ा हुआ है सब भद्रलोक ने,
उसको बीजेपी किस आधार पर कैसे कन्वर्ट कर सकती है? मुझे याद है गोविंदाचार्य जी ये बात कहते थे कि अगर जो पत्थर जो है सोने को पिघलाने जाए और सोना नहीं पिघला, मेटल नहीं पिघली, तो मेटल का प्रॉब्लम नहीं है उस पत्थर का है जो उसे पिघलाने पहुंचा है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को वो ये कहते थे कि स्वयं सेवक बनाए जाने की संभावना है अगर पत्थर ठीक हो, यानी हर व्यक्ति बीजेपी वोटर बन सकता है। पर एक लेफ्ट के साथ वैचारिक जुड़ाव महसूस करने वाला व्यक्ति त्रिपुरा में कैसे किया मुझे बताइएगा, पश्चिम बंगाल में कैसे हुआ होगा? जैसे किसी ने कहा कि अब जो उनकी सेकंड जनरेशन है ना, उन्हें नौकरियां चाहिए, वो कॉरपोरेट में जॉब्स कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, मार्क्स अब खत्म हो गए हैं। अब कहाँ बचा मार्क्सवाद बताइए? जो केरल में जो थोड़ा बहुत था वो भी उजड़ गया। अब इलॉन मस्क का ज़माना है। अब ये इलॉन मस्क का फैक्ट्री फ्लोर तो है नहीं कि जहाँ पे वर्कर ऑर्गेनाइज हों और वो सब चले। अब तो अब स्टार्स में अब जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं। ये महत्वाकांक्षा जेनजी की है। वो देख रहा है, वो इन्हीं नेताओं को थोड़ी ना देख रहा है जो अपने घर के अगल बगल जो पुराने ज़माने के लेफ्ट के लोग हैं, या जो बहुत पुराने ज़माने के करुणानिधि की पॉकेट में फ़ोटो डालते हैं, जयललिता की डालते हैं। वो सब ज़माने चले गए। अब इनको एस्पिरेशन है कि मेरा कौन सा नेता है जो सिंक में है इलॉन मस्क के। तो यहाँ से तो बदलाव आएगा ही। कब तक आप पुराने पोर्ट्रेट लेके कार्ल मार्क्स के चलेंगे? वो बदल चुका है। और ये इसीलिए बहुत ज़रूरी है। अब जो विजय का जो राइज हुआ वो इसीलिए क्योंकि जेंसिफिकेशन हो रहा है। मैं मिलेनियल हूँ, मेरे से भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल के अब जेन जी की तरफ जा चुकी है, उसके बाद जेन अल्फा जाएगी। वो लोग तो एआई के नेटिव हैं, वो लोग वहाँ से सोचेंगे उनको क्या मतलब मार्क्स कौन था, क्या था, उसकी विचारधारा आज के प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कहाँ फिट बैठती है? कहीं नहीं फिट बैठती है। तो ये सब पुरानी यादें हैं, उसको जब तक ढो सकते हैं लोग तो ढोएंगे। कोई बैकडोर लेफ्ट के लिए कोई चाहत नहीं है। और मैं एक चीज़ आखिरी में ये बोलना चाहता हूँ, असम के मॉडल पे, असम मैंने 2016 का कैंपेन लीड किया था, एक परमानेंट चेंज हुआ। वहाँ 40% माइनॉरिटी वोट। कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये 40% पे कांग्रेस शुरू करती है। आप कैसे परम्यूटेशन और गणित बिठाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी जीते? बट जीती, और इस स्तर तक जीती कि 1 इंच विपक्ष के लिए जगह नहीं बची है। तो मेरा ये प्रेडिक्शन है, आज के बाद बंगाल में बीजेपी एक ऐसी हेजीमोनिक फोर्स बन के निकलेगी कि ना तृणमूल वहाँ पे 1 इंच बचेगी, ना आपका लेफ्ट बचेगा वहाँ पे। छोटा मोटा इधर परसिमन होगा, इस डिग्री का होगा कि ये जो मुस्लिम बाहुल्य कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम देख रहे हैं वो सिकुड़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि एक री इमर्जेंस होगा बंगाली आइडेंटिटी का, जो कि बीजेपी के साथ सिंक में होगी। ये प्रोजेक्ट है, 2-3 साल मिनिमम लगेंगे। और एक हेजीमन जिस तरह से कल्टीवेट होता है, असम में भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजिकल हेजीमन है, त्रिपुरा में भी वो हुआ, बाकी जगह भी हुआ। अब इनका ये हेजीमन आप बंगाल के स्वरूप में देखेंगे। और एक अच्छी चीज़ जो बीजेपी के लिए ये भी है कि द्रविड़ पॉलिटिक्स जो थी उसका हेजीमन टूटा है। टीवीके और विजय को ये लोग डील कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी यंगस्टर्स हैं जो कि तमिल पॉलिटिक्स को उस फ्रेम से, पुराने फ्रेम से नए फ्रेम में आए तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिखती है। आखिरी प्रोजेक्ट बचा है पंजाब। और मुझे लगता है कि राशन पानी लेके पंजाब में चढ़ेगी बीजेपी, क्योंकि उसकी तैयारी तो शुरू हाँ, उन्होंने बोला पद यात्रा होंगी। और जो बीजेपी का राष्ट्रवाद का जो कोर थ्योरी भी है, उनको ये लगता है कि बॉर्डर स्टेट्स बचाओ। तो असम बंगाल बचे तो बांग्लादेश से बॉर्डर जो है वो संभला। दूसरा है पंजाब। तो उसके लिए एक आइडियोलॉजिकल पुश इस डिग्री का होगा कि मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी जो कोर आइडियोलॉजी से हटी है वो वापस आ पाएगी। एक आखिरी चीज़ और कि अब जब बीजेपी की सरकार ऐसा लग रहा है कि बनी जाएगी पश्चिम बंगाल में, टॉप प्रायोरिटीज़ क्या होगी? हमने देखा है कि बॉर्डर स्टेट होने की वजह से ना तो फेंसिंग का मसला होता रहा है कि फेंसिंग की ज़मीन नहीं देती है सरकार, हमको फेंसिंग नहीं करने दे रही, वो एक सरकारों में टकराव रहा है। और कई जगहों पर फेंसिंग करना इतना आसान भी नहीं है। घुसपैठ का मुद्दा है जिसको बीजेपी ने कई बार ये बात कही। ये भी कहा कि साहब ये तो छोड़िए, बेरोज़गारी और एक बेसिक सिविक सुविधाएँ भी कई जगहों पर उपलब्ध नहीं है। बट ठीक है, चुनाव जीतना और उसकी रणनीति बनाना एक चीज़ है, बट अब इसके बाद जो पश्चिम बंगाल 15 साल टीएमसी के हाथ में रहा है और उसके पहले 32-34 साल लेफ्ट के हाथ में रहा है, बीजेपी को मिला है, तो उसका एक एजेंडा होगा जिसको वो टॉप 3 टॉप 5 चीज़ें करती होगी, जिसमें ये तो जो वो घोषित कर चुके हैं कि महिलाओं को 3,000 रुपये देंगे। इससे इतर मैं पूछ रहा हूँ एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। देखिए, बंगाल जो है पिछले करीब 20 साल से केंद्र की राजनीति से सिंक में नहीं रहा है। केंद्र में कोई राजनीति चल रही है, किसी पार्टी की सत्ता है, उसका फ़ायदा बंगाल को नहीं मिला है। ये पहली बार होगा जब बंगाल पूरी तरह से सिंक में आया है। तो इमीडिएट जो उम्मीदें हैं, जो बंद हुई स्कीम्स हैं, जो पैसा उस डिग्री से नहीं मिल रहा था बंगाल को जिस तरह से विकास के लिए मिलना चाहिए, नए इंडस्ट्रीज़,
जो वहाँ मतलब आइकॉनिक इंडस्ट्रीज होती थी वहाँ पे, जब सब लोग छोड़ के चले गए क्योंकि गुंडागर्दी होती थी, उन सबको वापस लेकर आना और एक रिसर्जेंस करने की कोशिश करना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, ये प्राथमिकता होगी। और संभावनाएं हैं कोलकाता में। और जो डिके हुआ वो सब लिमिटेड नहीं हुआ, आईआईटी वगैरह के जैसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ पर भी डिके गया। तो पूरे इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव करना, इंश्योर करना कि पढ़ाई लिखाई में ये सब जो पुरानी किंवदंतियाँ चल रही हैं लेफ्ट की, मार्क्स की, ये सब हटे, ये लोग थोड़ा सा अच्छी तरीके से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ सके, ये सब प्राथमिकताएं रहेंगी। और एक बीजेपी खुश है, पहली चीज़ तो जो अपने में वंदे मातरम बोल बोल के पूरी इतनी रटे हैं संघ के सारी शाखाओं में जा जाके, अब उनको लगता है कि चरितार्थ हुआ सब मेहनत। और यहाँ से एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट, एक रिकंस्ट्रक्शन करने का प्रोजेक्ट बीजेपी चाहेगी। कितना सफल होती है, इंस्टेंट तो सफल हो नहीं पाएगा, पर टाइम लगेगा। आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट और रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की भविष्यवाणी रजत कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या होगा। लेकिन 6:30 या 6 बजे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रजत आपका हमसे बात करने के लिए। ताऊ विजय, थलापति विजय पर कोई कमेंट? अरे ये आज का हाईलाइट है, ये ब्लॉकबस्टर है भाई। देखो, मैंने एक थ्योरी प्रपोज की थी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो हैं उन स्टेट्स में जहाँ की सब नेशनलिज्म थोड़ा ज़्यादा है, एक राष्ट्रवाद के अपना राष्ट्रवाद है उनका, जैसे बंगाल का अपना राष्ट्रवाद है, महाराष्ट्र का भी, वहाँ पे इनको ना खुद से लड़ाई ना लड़के एक, चूंकि इनके पास तो देश वाला राष्ट्रवाद है व्यापक, वो दोनों का मुकाबला जो होता है उसमें कॉन्फ्रंटेशन हो जाता है और लोग जो है अपनी साइड चुनते हैं। तो इनको एक होली ओन्ड सब्सिडरी टाइप का रखना चाहिए कि लोकल पार्टी है उसको ग्रो करो, उसको फाइनेंस करो, उसको सपोर्ट करो और उसको सत्ता में आने दो। पर बीजेपी यहाँ पे ठोकते रही और उन्होंने बदल के दिखा दिया। तमिलनाडु में वो ऑप्शन अब कांग्रेस और बीजेपी के पास नहीं रहा। तमिलनाडु ने अपना एक ऑप्शन, जैसे तृणमूल यहाँ उभरा था, है ना, कांग्रेस और कम्युनिस्ट की लड़ाई में तृणमूल उभर के आया था बंगाल में, अब उन्होंने अपनी एक तमिल आइडेंटिटी वाली पार्टी बना ली है विजय की, और विजय अब लंबा खेलेंगे। मैंने उनसे नेता नगरी में पूछा था, अक्षिता नंदगोपाल जो इंडिया टीवी में काम करती हैं और केरल, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत की राजनीति पर नज़र रखती हैं। मैंने उनसे कहा कि टीवीके का भारतीय जनता पार्टी को लेकर के रुख क्या है, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो द्रविडियन पार्टी है? उनका नहीं, द्रविडियन तो नहीं है, पर अगर आप ये देखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस, तो वो बीजेपी की विचारधारा से तो अलाइंड नहीं महसूस करते हैं, बल्कि आलोचना कई बार कर चुके हैं, जबकि वो राहुल गांधी की प्रशंसा कई बार कर चुके हैं। तो अब वो इंटरेस्टिंग होगा कि वहाँ पर ऐसा तो वो जो हम कह रहे हैं ना कि बीजेपी, रजत कह रहे थे कि बीजेपी के लिए डील करना शायद टीवीके से बेटर होगा द्रविडियन विचारधारा की पार्टियों के किनारे लगने के बाद। बाय द वे एआईएडीएमके किनारे नहीं लगी है, एआईएडीएमके ने अपना किला डीएमके से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एक बात ध्यान देखना, विजय चूंकि नए हैं तो हम उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। उनकी आइडियोलॉजी पर उन्होंने जो दो स्टेटेड आइडियोलॉजी है उनकी, एक है उन्होंने कहा कि हमारी आइडियोलॉजी द्रविडियन है ना, आइडेंटिटी द्रविडियन है, पॉलिटिक्स सेक्युलर है। मतलब एक जगह पर मैं डीएमके के खिलाफ हूँ, एक जगह पर मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में भी, एनडीए के बारे में उन्होंने कुछ नेगेटिव कमेंट्स किए थे। लेकिन ये इसलिए आसान हुआ कि अब विजय पहली बार सत्ता में आएंगे, मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे ऐसा लग रहा है, विद एआईडीएमके के लोगों के सपोर्ट के साथ। एआईएडीएमके जो है, ये जो देख रहे हैं आप, ये एनडीए है, तो वो एनडीए के सपोर्ट से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो ऑब्वियसली एक हार्मनी पहली स्टैब्लिश हो जाएगी उसी टाइम में जब वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। दूसरा, वो नए हैं और पहली बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो उनको केंद्र के साथ उस तरह की हॉस्टिलिटी उनके लिए अच्छी नहीं होगी जो डीएमके कर सकती थी, क्योंकि वो इंट्रेंच्ड बहुत दिनों से थी, स्टैब्लिश्ड पार्टी थी। तो यस, इस बात में दम है कि वो दोनों साथ चल सकते हैं, एक साथ चलने का रास्ता ढूंढ लिया जाएगा। तो ये है कि तमिलनाडु के नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी को खास नाराज करने वाले नहीं हैं, उनके लिए एक किस्म के फेवरेबल। इन्होंने तो इनफैक्ट अपने पैर पे जो है वो कुल्हाड़ी मारी थी, डिलिमिटेशन ला करके इन द मिडिल ऑफ द इलेक्शन। तो वो आई थिंक उनके लिए बेस्ट रिजल्ट है वहाँ पे।